डियर स्टूडेंट्स, हम चर्चा कर रहे हैं शेर शाह के शासन प्रबंध पर। अर्थात शेर शाह का प्रशासन, उसकी भू राजस्व व्यवस्था, उसका न्याय प्रशासन, उसकी लगान व्यवस्था आदि किस प्रकार की थी, इस संदर्भ में हम प्रस्तुत शीर्षक के अंतर्गत चर्चा करेंगे। आपको ज्ञात होना चाहिए कि जो विभिन्न इतिहासकार हैं उनमें से अधिकांश का मत ये है कि शेर शाह की जो नीतियां थी वो नीतियां इतनी सफल और हम ये कहेंगे कि इतनी उचित थी कि अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि शेर शाह की नीतियां अकबर की पूर्ववर्ती थी। अर्थात अकबर ने जो नीतियां अपनाई, जो भू राजस्व व्यवस्था, जो वित्त व्यवस्था, जो मुद्रा व्यवस्था अपनाई, इन सब का श्रेय, जो आरंभ करने का श्रेय है, वह शेर शाह को जाता है। इसलिए विद्वानों में इस बात पर बड़े मतभेद भी हैं कि कई विद्वान ये मानते हैं कि यदि शेर शाह की आकस्मिक मृत्यु नहीं होती तो संभवतः भारतीय इतिहास में महान मुगलों का जो मुगल वंश का अवतरण है वो संभवतः नहीं हो पाता। विंसेंट स्मिथ एक पाश्चात्य इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने भारतीय इतिहास पे पर्याप्त लेखन कार्य किया है। इनका मानना है कि यदि शेर शाह को और अधिक समय मिला होता तो हो सकता है कि उसने अपना ही राजवंश स्थापित कर दिया होता और तब भारतीय इतिहास के रंगमंच पर मुगलों को अवतरित होने का अवसर ही नहीं मिलता। अर्थात शेर शाह की नीतियां, शेर शाह का शासन प्रबंध इतना उपयुक्त था, इतना अच्छा था कि इतिहासकारों का मानना है कि यदि उसे और समय मिला होता तो संभवतः उसका राजवंश आगे भी शासन करता और फिर मुगलों के उदय की संभावना ही समाप्त हो जाती। हम चर्चा करना चाहेंगे प्रस्तुत शीर्षक के अंतर्गत शेर शाह की शासन प्रबंध पर। शेर शाह के शासन प्रबंध के बारे में जो विभिन्न इतिहासकार हुए हैं उनमें से अब्बास खां सरवानी, जिसने कि तारीख ए शेर शाही लिखी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अकबर के कहने पर ही अब्बास खां सरवानी ने तारीख ए शेर शाही की रचना की थी। अब्बास खां ने जब अपने इस ग्रंथ को पूरा किया तो अब्बास खां ने इसे अकबर को समर्पित कर दिया था। इसलिए इस ग्रंथ को तोहफा ए अकबर शाही भी कहते हैं। अब्बास खां सरवानी ने शेर शाह के बारे में जो लिखा, तो अब्बास खां सरवानी का मानना था कि शेर शाह के शासन की महत्वपूर्ण विशेषताएं जो थी उन पर चर्चा करते हुए अब्बास खां ने लिखा कि शेर शाह का मानना था कि शासन स्त्रियों और बच्चों की अत्याचारियों से रक्षा का स्रोत है। देखिए, मैं कहना चाहूँगा ये तथ्य आज भी महत्वपूर्ण है और हमारी वर्तमान शासन व्यवस्था के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र वाक्य है यह कि शासन स्त्रियों और बच्चों की अत्याचारियों से रक्षा का स्रोत है। आज जो हम शासन में कमियां देख रहे हैं उससे लगता है कि आज भी यह कथन पूर्णतया प्रासंगिक है। इसीलिए शेर शाह के शासन को संभवतः उस काल में अच्छा शासन कहा जाता होगा, जिसके सूत्र वाक्य ये थे। पूरा आगे दोहराना चाहूँगा
कि शासन स्त्रियों और बच्चों की अत्याचारियों से रक्षा का स्रोत है और सरकारी कर्मचारियों के अत्याचारों से रक्षा का मूल। और स्पष्ट हो गया कि सरकारी कर्मचारियों के अत्याचारों से स्त्रियों और बच्चों की रक्षा का मूल भी शासन है। उसकी अर्थात शेरशाह की चिंता का सबसे बड़ा विषय उसकी प्रजा अर्थात रैयत था। माने शेरशाह अपनी प्रजा की चिंता करता था, उसकी सुख समृद्धि की, उसकी शांति व्यवस्था की, उसकी अत्याचारों से रक्षा की चिंता करता था। ये शेरशाह के शासन की विशेषता है। शेरशाह का मानना था कि पद की उच्चता या प्रतिष्ठा शासक का समय और ऊर्जा लेती है। अर्थात जितने ही उच्च पद पर कोई शासक वर्ग, जितना ही उसका उच्च पद होता है, उतना ही उसे समय और अपनी शक्ति देनी पड़ती है, अपनी सामर्थ्य का उपयोग करना पड़ता है। अर्थात जो भी जितना उच्च पद है, वह उच्च पद उतनी ही ऊर्जा और समय लेता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जब किसी उच्च पद पर आसीन होता है तो उसे इस बात का जरूर भान होना चाहिए कि उसके समय और अपनी ऊर्जा उस पद के अनुकूल व्यय करनी पड़ेगी। महान शासक को सदा सक्रिय रहना पड़ता है। जो भी महान शासक हुए हैं उन्हें हमेशा ही निरंतर सक्रिय रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो विशेष अवसरों पर सक्रिय हो गया, अन्यथा निष्क्रिय होकर शासन चलाता रहा। ये पंक्तियां अब्बास खान ने शेरशाह के बारे में लिखी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि शेरशाह के शासन को क्यों अच्छा माना जाता रहा होगा। शेरशाह के शासन प्रबंध की हम चर्चा करेंगे। शासन में जो केंद्रीय शासन था, केंद्रीय शासन का प्रमुख सुल्तान होता था। दरअसल शेरशाह ने जो शासन प्रबंध का जो तरीका अपनाया था, जो राजपद की उसने अपने सिद्धांत, अपने व्यवहार में जिस राजत्व को उसने प्रयोग किया था, वह राजपद तुर्क और अफगानों का मिला जुला रूप था। अर्थात जिस तरह तुर्कों ने शीर्ष पद को महत्व दिया और अफगानों ने इन दोनों का समन्वयात्मक रूप को, शेरशाह ने दोनों के समन्वयात्मक रूप को अपनाया। शासन की संपूर्ण शक्तियां सुल्तान में केंद्रित थी। अर्थात सुल्तान ही शासन का स्रोत था, मुख्य केंद्र बिंदु वही था। फिर भी शेरशाह ने अपने शासन में और चुस्त दुरुस्तता लाने के लिए विभिन्न पदों को महत्व दिया। उसके शासन में महत्वपूर्ण पद थे दीवाने वजारत, अर्थात वजीर का पद। जो दीवाने वजारत था, जो वजीर का जो पद था, और उसके अंतर्गत जो व्यवस्था थी, उसके अधीन वह लगान व अर्थव्यवस्था का प्रधान था। जो वजीर होता था वो लगान व्यवस्था व अर्थव्यवस्था का मुखिया था। दूसरा महत्वपूर्ण पद था दीवान ए आरिज, अर्थात जिसको हम सेनापति भी कह सकते हैं। और दीवान ए आरिज का मुख्य कार्य था सेना का संगठन करना, सैनिकों की भर्ती करना, सेना के लिए रसद की आपूर्ति करना तथा आदि विभिन्न उनके प्रशिक्षण आदि की देखभाल करना। इसी तरह तीसरा महत्वपूर्ण विभाग था दीवान ए रसालत। यह विभाग विदेशी मामलों से संबंधित था, जो विदेशी राजदूतों, विदेशी से संबंधित मामलों को देखता था। चौथा महत्वपूर्ण विभाग था दीवान ए इंसा, जो कि पत्र व्यवहार तथा सुल्तान के आदेशों का लिखना व उन्हें संबंधित व्यक्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता था। अब हम चर्चा करना चाहेंगे शेरशाह के प्रांतीय शासन पर। शेरशाह ने अपने साम्राज्य को सूबा या इक्ता में विभाजित किया था। हमने इक्ता व्यवस्था इल्तुतमिश के शासनकाल में भी देखी है। लगभग उससे मिलती जुलती व्यवस्था हम इसे कह सकते हैं। तो शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को सूबों में बांटा था। सूबे में सूबेदार होता था
और सूबों को ही इक्ता भी पुकारा जाता था। इस तरह शेरशाह ने अपने शासन में सूबों और इक्ता व्यवस्था को लागू किया। जो सूबा या इक्ता होता था वो पुनः सरकारों में विभक्त होता था। आज के संदर्भ में हम सरकार एक शासन व्यवस्था गवर्नमेंट को कहते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि शेरशाह के समय की जो शासन व्यवस्था थी उसमें सरकार जिले को कहा जाता था, और जो प्रदेश अर्थात जिसको हम आज प्रदेश के कंटेक्स्ट में कहते हैं सूबा जो है सरकारों में विभक्त होता था, अर्थात जिलों में विभक्त होता था। और प्रत्येक सरकार में अर्थात प्रत्येक जिले में दो प्रमुख अधिकारी होते थे, सिकदार ए सिकदारा जो कि प्रशासनिक व्यवस्था को देखता था, और मुंसिफ ए मुंसिफा जो कि न्याय व्यवस्था को देखता था। तो इस तरह दो तरह के जो मामले मुख्यतया होते हैं, राजस्व और न्यायिक मामले, तो इस तरह सिकदार ए सिकदारा व मुंसिफ ए मुंसिफा जिलों में अर्थात सरकारों, जो सरकार जिसे कहते हैं, उसके मुख्य दो अधिकारी होते थे। सरकारें परगनों में विभक्त होती थी, अर्थात प्रत्येक जिला जो है परगने में विभाजित होता था, और फिर इस तरह सरकार कई परगनों में बटी होती थी। परगने में एक मुख्य सिकदार, मुंसिफ, फौजदार, खजांची तथा दो कारकुन अर्थात क्लर्क नियुक्त होते थे जो परगने की शासन व्यवस्था को देखता था। परगने में सिकदार की सहायता के लिए एक सैनिक दस्ता भी होता था जो उसकी विभिन्न कामों में मदद करता था। और शासन की सबसे छोटी इकाई गांव होता था। गांव की जो पंचायत होती थी वो गांव में सुरक्षा, शिक्षा, सफाई आदि व्यवस्था का प्रबंध करती थी। अब हम चर्चा करेंगे शेरशाह की लगान व्यवस्था पर। एक चीज मैं आपके समक्ष पुनः रखना चाहूंगा, हम अकबर की जो शासन व्यवस्था थी उसको एक अच्छी शासन व्यवस्था मानते हैं, और अकबर ने जो भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी, टोडरमल को जिसका एक श्रेय दिया जाता है, और जो अकबर की दयसाला आइन ए दयसाला पद्धति थी या जो राजस्व सुधार की जो व्यवस्था थी, निश्चित ही उस व्यवस्था का सूत्रधार शेरशाह ही था। शेरशाह ने जो लगान व्यवस्था आरंभ की, कालांतर में अकबर ने उसी व्यवस्था को अपनाया था। तो हम चर्चा करेंगे कि शेरशाह की लगान व्यवस्था किस तरह थी। शेरशाह ने किसानों की सुविधा के लिए खेतों की पैमाइश करवाई, अर्थात खेतों की नाप जोख करवाई, और शेरशाह के शासनकाल में इस व्यवस्था का जिसने इस व्यवस्था को लागू किया वो था शेरशाह का अधिकारी अहमद खां। अहमद खां के निरीक्षण में शेरशाह ने समस्त भूमि की पैमाइश, नाप जोख करवाई, और नाप जोख तथा जो पहले से प्रचलित प्रथा थी बटाई, गला बक्सी जिसको बटाई प्रथा भी कहते हैं, दोनों प्रथाएं चलती रही। अर्थात जो किसान पूर्वकालीन व्यवस्था जिसमें गला बक्सी मानी बटाई के उपज का जो बंटवारा होता था उस आधार पर लगान देना चाहता था, उसके लिए वही पूर्व व्यवस्था रखी गई। और जो किसान भूमि की नाप जोख करके और तब उसकी उपज के आधार पर भूमि का वर्गीकरण करके जो राजस्व तय हुआ, जो इस व्यवस्था से संतुष्ट था कि भूमि की नाप जोख कराकर जो राजस्व तय हुआ और वो देने को किसान तैयार है, तो दोनों तरह की व्यवस्थाएं प्रचलन में रखी गई। पारंपरिक गला बक्सी अर्थात बटाई प्रथा और भूमि के आधार पर, भूमि की नाप के आधार पर लगान व्यवस्था। शेरशाह ने किसानों को भूमि का पट्टा दिया, भूमि का पट्टा उनके नाम कर दिया, और उनसे एक लिखित अनुबंध पत्र लिया जिससे कि वो क्या करेगा, जिसमें भूमि का क्षेत्रफल और उसके आधार पर उसकी उपज, उसकी भूमि की किस्म, उसके आधार पर उसका जो किस्त मालगुजारी मीन्स जो उसकी लगान दर्ज रहती थी, और इस आधार पर किसान
अपने पट्टे के आधार पर मालगुजारी अर्थात लगान देता था। जो मालगुजारी थी उसको वसूलने का तरीका क्या था? सुविधा के लिए शेरशाह ने मालगुजारी को नकद और जिन्स मीन्स उपज के रूप में वसूलने का प्रावधान रखा। अर्थात जो किसान नकद मालगुजारी देना चाहते थे वो नकद दे सकते थे, और जो जिन्स अर्थात उपज के रूप में देना चाहते थे वो उस रूप में दे सकते थे। भूमि की नाप जोख में शेरशाह ने उपज के आधार पर भूमि की 3 श्रेणियां निश्चित की: उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। और इस तरह भूमि की श्रेणियों के आधार पर लगान का निर्धारण किया गया। जो भूमि की किस्त थी अर्थात जो लगान थी उसको अधिकांश विद्वान ये मानते हैं कि उपज का 1/3 भाग या किसी ने कभी कभी 1/4 भाग भी माना गया है, लेकिन सामान्यतः उपज का 1/3 भाग लगान के रूप में लिया जाता था। भूमि की पैमाइश के लिए अलग शुल्क लिया जाता था, क्योंकि शेरशाह ने भूमि की नाप जोख कराई तो निश्चित ही इस नाप जोख में, इस पैमाइश में खर्चा आया होगा। तो भूमि की पैमाइश का जो शुल्क था उसको जरीबाना कहा जाता था, जो कि 2.5% तक वसूल किया जाता था। इसी तरह जो महासालाना जो व्यवस्था थी, जो कर संग्रह को उसके लिए दिया जाता था, कर संग्रह करने के लिए महासालाना कर दिया जाता था। शेरशाह ने भूमि की नाप हेतु जरीब का प्रयोग किया था। जो जरीब बाद में अकबर के शासनकाल में जरीब का बड़ी पैमाने पर प्रयोग हुआ है, जिसमें बांस की डंडियों को लोहे के कुन्नों द्वारा फंसा करके पूरी चेन बनाई जाती थी। तो जरीब का प्रयोग भूमि की नाप जोख के लिए शेरशाह ने किया। और जरीब जो थी जरीब के लिए गज ए सिकंदरी, सिकंदर ने जो गज, उसका जो गज ए सिकंदरी कहा था उसका प्रयोग किया जाता था। शेरशाह ने लगान व्यवस्था के अतिरिक्त न्याय व्यवस्था, मुद्रा, सड़कों का निर्माण तथा अन्य कई महत्वपूर्ण सुधार कार्य किए हैं। इसीलिए हम शेरशाह को उसके शासन व्यवस्था से अधिक उसके सुधारों के लिए भी जानते हैं, क्योंकि शेरशाह के सुधार तब ही महत्वपूर्ण नहीं थे बल्कि उसके बाद तक, माने ब्रिटिश काल तक भी वो सुधार महत्वपूर्ण रहे। उन पर हम चर्चा करना चाहेंगे। न्याय व्यवस्था में सुधार। शेरशाह ने न्याय में सुधार करते हुए फौजदारी मुकदमों की जो सुनवाई था वो सिकदार करता था, तथा राजस्व संबंधी जो भूमि संबंधी जो मामले होते थे उनकी सुनवाई मुंसिफ करता था। अर्थात जो अन्य मामले, फौजदारी आपराधिक जो मामले होते थे उनके लिए सिकदार न्यायाधीश का काम करता था, तथा जो भू राजस्व संबंधी या अन्य संबंधी मामले होते थे उनको मुंसिफ देखा करता था। शेरशाह का एक महत्वपूर्ण सुधार है मुद्रा सुधार। शेरशाह ने अपने समय से पूर्व जो पुरानी खोटी मुद्राएं थी उन सबका प्रचलन बंद करवा दिया था तथा उसके स्थान पर नवीन सोने, चांदी व तांबे के सिक्के चलाए। शेरशाह ने मुख्य 2 प्रकार के सिक्के चलाए थे: चांदी का रुपया जिसका भार 178 ग्रेन होता था, तथा तांबे का दाम जिसका भार 168.5 ग्रेन होता था। जो चांदी का रुपया शेरशाह ने चलाया वो मुगल काल तक तो रहा ही रहा, साथ ही ब्रिटिश काल में भी चांदी का रुपया जो शेरशाह ने चलाया था लगभग वो उसी रूप में प्रचलित रहा। तो मुद्रा व्यवस्था के लिए हम शेरशाह को एक महत्वपूर्ण जो मुद्रा का सुधार शेरशाह ने किया, कालांतर में वह इतना महत्वपूर्ण हुआ कि ब्रिटिश औपनिवेशिक काल तक भी वह व्यवस्था प्रचलित रही। उसने मुद्राओं पर शेरशाह ने अपना नाम, पद, टकसाल का नाम अंकित करवाने की व्यवस्था की, और यह नाम अरबी या नागरी लिपि में भी अंकित होता था। शेरशाह को हम विभिन्न सुधारों के लिए तो जानते ही हैं। शेरशाह ने बड़े पैमाने पर भारत में सड़कों का निर्माण कार्य भी किया था,
देखो, आज हम जो ग्रांड ट्रंक रोड सुनते हैं, उसका निर्माण शेरशाह ने करवाया था। बंगाल में सोनारगांव से लेकर और जो अब पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे तक, वहां तक जो है शेरशाह ने एक विस्तृत सड़क का निर्माण किया था, जिसे आज हम ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं। दूसरी सड़क थी आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ तक, और तीसरी सड़क थी आगरा से बुरहानपुर तक, और चौथी सड़क थी लाहौर से मुल्तान तक। इस तरह अपने शासनकाल में शेरशाह ने 4 महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण करवाया था। यही नहीं, शेरशाह ने इन सड़कों के किनारे विश्राम गृह भी स्थापित किए, जिन्हें हम सराय कहते हैं। लगभग 1700 सरायों का निर्माण शेरशाह ने किया था। उसकी सड़क व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि उसने जगह जगह डाक चौकियों की स्थापना की, और उन डाक चौकियों पर डाक ले जाने के लिए हरकारें और घोड़ों की व्यवस्था रहती थी, जो कि गुप्तचर प्रणाली में भी सहयोग करती थी। शेरशाह ने एक अच्छे शासन के लिए गुप्तचर और सूचना विभाग में भी सुधार किया। उसका सूचना तंत्र और गुप्तचर व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी कि प्रत्येक सूबेदार, सेना अधिकारी और सेना आदि के लिए साथ उसने गुप्तचर नियुक्त किए थे, जो कि प्रत्येक नगर, राज्य और दूरस्थ भागों से सूचनाएं सम्राट तक अर्थात शेरशाह तक पहुंचाती थी। उसने डाक चौकियां स्थापित की, और प्रत्येक डाक चौकी पर उसने घोड़ों की व्यवस्था की, ताकि गुप्तचर समय पड़ने पर आसानी से उन घोड़ों की मदद से सूचनाएं पहुंचा सकें। शेरशाह को भवन निर्माण का भी शौक था। उसने रोहतासगढ़ का निर्माण किया। दिल्ली में, जिसे हम आज पुराना किला कहते हैं, एक नगर की स्थापना की। सहसराम का जो मकबरा है उसका उसने जो निर्माण किया वो अद्वितीय है, जिसे इतिहासकार जिसकी प्रशंसा करते हैं। तो इस तरह शेरशाह भवन निर्माण के लिए भी जाना जाता है। उसने अपने व्यक्तिगत जीवन में, यद्यपि वह इस्लाम के सिद्धांतों का पालन करता था, परंतु उसने गरीबों को, दीन दुखियों को दान दक्षिणा का भी प्रबंध किया था। उसके सरकारी भोजनालय में लगभग जो व्यय होता था, लगभग 500 अशरफी प्रतिदिन का व्यय होता था। इसलिए उसे उसकी धार्मिक उदारता और दान व्यवस्था के लिए भी याद रखा जाता है। कानून को लिखते हैं कि हिंदुओं के प्रति उसका व्यवहार सहिष्णुता और आदर का था, अर्थात वह हिंदुओं के साथ भी सहिष्णुता का व्यवहार करता था, उनका आदर करता था। इस तरह शेरशाह को हम उसके सुधारों के लिए, उसके महत्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था के लिए आज भी याद रखते हैं।